नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको कहानियों की दुनिया में ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अव्यन्न जब नीचे आता है, सब शॉक्ड थे अव्यन्न को देख। विजय जी खुश होकर अव्यन्न के पास जाकर बोले, हाथ लगा के देख, तू माहरे छोरी ने फिर तुझे आज हुकुम सा का प्रकोप दिखेगा। अव्यन्न बस जलती नजरों से दक्षा को देखता है और अगले ही पल अनंत पीछे से अव्यन्न के ऊपर पूरा रंगों का थाल उड़ेल देता है। अव्यन्न चिल्लाते हुए बोला, मैं देख लूंगा तुम सबको। अव्यन्न जाकर एक साइड पे खड़ा हो जाता है। दक्षा अविनाश जी के पास जाकर बोली, पापा मुझे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दे आप आज ही। सब दक्षा की बात पे हंसने लगते हैं तो दक्षा मुंह बना के जाते हुए बोली, सबने मुझे फंसा दिया, अब ये खड़ूस सिर मुझे नहीं छाड़ेंगे। दक्षा ठंडाई के पास जाकर एक ग्लास उठा पीने लगती है। दक्षा को इस ठंडाई का स्वाद कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा था। उसने एक और ग्लास पी लिया। आध्या और आन्या अव्यन्न के पास जाकर बोली, भाई साहब क्या हम आपको रंग लगा दें? अब तो वैसे भी आप रंग चुके हो। अव्यन्न ने दोनों को घूरा, फिर थोड़ा थोड़ा रंग लेकर दोनों के गालों में लगाते हुए बोला, हैप्पी होली मेरे बच्चों। आन्या जोर से अव्यन्न को हक कर बोली, हम बेहद खुश हैं भाई साहब, अब आप पहले की तरह हमारे साथ होली खेलोगे। ये खड़ूस पहले कौन सा हंसते बोलते थे, जो अब बोलेंगे तुम्हें उम्मीद है। दक्षा कमर पे हाथ रख आध खुली आंखों से उन्हें देखते हुए बोली। अव्यन्न को ज्यादा हैरानी नहीं हुई थी, लेकिन आन्या आध्या शौक थे। दक्षा चल के लड़खड़ते हुए आगे आने की कोशिश करने लगती है तो वो गिर जाती है। अनंत जो उसके पास ही था उसे संभालते हुए बोला, दक्षा क्या हो गया, देखकर चलो। दक्षा सिर उठा के अनंत को देख उसके सीने पे सिर रख मुस्कुराते हुए बोली, अरे अनंत, तुम्हारे होते मुझे संभलने की क्या जरूरत है। अनंत की सांसें सुखाने लगी थीं। उसने दक्षा से नजरें हटा अव्यन्न को देखा, जिसके आंखों में लावा दिख रहा था। दक्षा अव्यन्न को हक कर बोली, तुम पहले क्यों नहीं मिले अव्यन्न? मुझे इस खड़ूस से शादी नहीं करनी पड़ती। दक्षा कह अनंत से रही थी, पर उसके जुबान पे अव्यन्न का ही नाम था, क्योंकि उसके दिल में भी अव्यन्न ही था। मुझे नहीं पसंद, वो खड़ूस हमेशा गुस्सा करते हैं, मुझे डांटते हैं और मुझसे अजीब अजीब बातें करते हैं। छी, मुझे नहीं पसंद आता। कहते हुए दक्षा रोने लगती है। नयन जो सलोनी जी के साथ होली खेल रही थी, पास में खड़ी दक्षा की बातें सुन धीरे से बोली, बुआसा जे छोरी पागल हो गई है क्या? सलोनी जी मालती जी को देखती है, मालती जी गौरी जी की तरफ देखती है। दामिनी अव्यन्न के पास आकर उसके बाजू पे हाथ रख बोली, अव्य इसको क्या हो गया, कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हैं ये? तभी नीलिमा भी वहां आती है, जोर जोर से रोने लगती है। दक्षा सबको इग्नोर करते हुए अनंत के गले पे बाजू लपेटे बोली, चलो ना मेरे सपनों के प्रिंस चार्मिंग, मुझे अपने साथ इस होली के रंग में रंग दो। ये सिर तो बिल्कुल बुढ़े हो गए हैं, होली भी नहीं खेलते हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। दक्षा फिर एक बार रोते हुए कहने लगती है। दक्षा की इस हरकत को पास ही खड़े कुछ गांव के औरतों ने भी देखा और बातें करने लगे थे। एक औरत धीरे से बोली, लागे से जे अव्यन्न ने लुगाई का चक्कर उसके देवर साथ से। दूसरी औरत हां में सिर हिलाते हुए बोली, मानने भी ऐसा ही लागे हैं, देखो ना कैसे देवर साथ चिपकी से। नील दौड़ते हुए वहां आकर बोला, मासा नीलिमा ने ठंडाई की जगह भांग पी ली है। नयन धीरे से बुदबुदाई, सिर्फ नीली ने नहीं दक्षा ने भी, अब आएगा असली मजा। मालती जी का गुस्सा अब परवान चढ़ चुका था। वो अव्यन्न के पास आकर बोली, अभी इसी वक्त इस छोरी ने ले जा तू, वरना धक्के मारकर निकालूंगी मैं इसने अभी। अव्यन्न आगे बढ़ा और खींचते हुए दक्षा को अपने साथ ले जाने लगा। दक्षा अव्यन्न को मार रही थी, उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अव्यन्न उसकी सुने बिना उसे खींचते हुए ले जाता है। अव्यन्न को इस तरह खींच के ले जाते हुए वहां खरे सत्यम ने भी देखा था, जो अपने परिवार के साथ शेखावत भवन होली का उत्सव मनाने आया था। कावेरी खुश होते हुए सत्यम को सुनाते हुए बोली, ये क्या हरकत है, अव्यन्न की इस तरह से खींचते हुए दक्षा को ले जा रहे हैं। सत्यम कावेरी को एक नजर देख बोला, आप ही की पसंद है, देख लीजिए। कावेरी हैरानी से सत्यम को देखते हुए बोली, हां तो मेरे साथ उनका बिहेवियर अच्छा ही रहा है हमेशा। ये अलग बात है दक्षा उन्हें नहीं पसंद। सत्यम मुट्ठी भिजते हुए वापस मुड़ते हुए बोला, आप सब मनाए होली, हम जा रहे हैं यहां से। दूसरी तरफ
अव्यन दक्षा को कमरे में लेकर सीधा वॉशरूम में ले जाता है और शॉवर के नीचे उसे खड़ा कर देता है। ठंडा पानी गिरते ही दक्षा का पूरा शरीर सिहर उठता है। अव्यन पास ही में खड़ा उसे देख रहा था। दक्षा के शरीर में पानी की बूंदें किसी मोती की तरह लग रही थी। उसकी लाल पतली सारी मजे बॉडी से चिपक गई थी। उसकी पतली गोरी कमर अव्यन के नजरों को लालचा रहा था। उसके बालों से होठों से बह रही पानी अव्यन को प्यासे जैसा महसूस करवा रही थी। दक्षा आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए अव्यन को कॉलर से पाकर अपने पास खींचते हुए बोली, आप सच में बेहद बुरे हो, सिर मुझे ठंडे पानी में खड़ा कर दिया। अव्यन दक्षा को बालों से पकड़ उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, तुम्हारी सजा अभी बाकी है दक्षा। मेरे सामने किसी और को छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? दक्षा मुंह बना के बोली, मुझे नहीं रहने। आपके साथ सिर आप गुस्सा करते हो। मुझे अनंत के पास जाने दो। वो अच्छा है, सुंदर है, यंग भी है आपसे ज्यादा। दक्षा की बातों से अव्यन का थमा हुआ गुस्सा बेहद बढ़ चुका था। अव्यन भी अब शॉवर के नीचे पूरा भीग चुका था। उसने दक्षा को कमर से पकड़ अपने सीने से सताया और दूसरे हाथ को दीवार पे रख दिया। दक्षा उससे छुटने की कोशिश करने लगी तो अव्यन उसे घूरते हुए उसके होठों से बह रहे शॉवर के पानी को अपने होठ लगा सक करने लगता है। धीरे धीरे अव्यन दक्षा के होठों को अपने मुंह में लेकर चबाने लगा था। दक्षा मचल रही थी। ये अव्यन के साथ उसका सेकंड टाइम था और इस बार भी वो नशे में थी। दक्षा आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए अव्यन को कॉलर से पाकर अपने पास खींचते हुए बोली, आप सच में बेहद बुरे हो, सिर मुझे ठंडे पानी में खड़ा कर दिया। अव्यन दक्षा को बालों से पकड़ उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, तुम्हारी सजा अभी बाकी है दक्षा। मेरे सामने किसी और को छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? दक्षा मुंह बना के बोली, मुझे नहीं रहने आपके साथ सिर आप गुस्सा करते हो। मुझे अनंत के पास जाने दो। वो अच्छा है, सुंदर है, यंग भी है आपसे ज्यादा। दक्षा की बातों से अव्यन का थमा हुआ गुस्सा बेहद बढ़ चुका था। अव्यन भी अब शॉवर के नीचे पूरा भीग चुका था। उसने दक्षा को कमर से पकड़ अपने सीने से सताया और दूसरे हाथ को दीवार पे रख दिया। दक्षा उससे छुटने की कोशिश करने लगी तो अव्यन उसे घूरते हुए उसके होठों से बह रहे शॉवर के पानी को अपने होठ लगा सक करने लगता है। धीरे धीरे अव्यन दक्षा के होठों को नही में लेकर चबाने लगा था। दक्षा मचल रही थी। ये अव्यन के साथ उसका सेकंड टाइम था और इस बार भी वो नशे में थी। दक्षा अव्यन के पीठ पे अपने नाखून गड़ा रही थी। अव्यन उसके होठों को छोड़ उसके कंधे पे अपने दांत गड़ा देता है। दक्षा करहाते हुए अव्यन को दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, आउच सिर, आप जानवर हो, मुझे काट क्यों रहे हो? अव्यन उसके गले को शक करते हुए उसके सीने से होते हुए नीचे पेट पे आकर रुक जाता है। अव्यन एक झटके में दक्षा के साड़ी को निकाल उसके पेट कमर को शक करने लगता है। दक्षा अव्यन के बालों को मुट्ठी भर आहें भर रही थी। वो अव्यन को खुद से दूर करना चाहती थी लेकिन वो ये नहीं कर पा रही थी। अव्यन अब पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका था। वो खड़ा हुआ और दक्षा के ब्लाउज को फाड़ के उसके शरीर से अलग कर देता है। दक्षा अध खुली आंखों से बस उसे देख रही थी। अव्यन दक्षा के सीने को पीछे से मुट्ठी में कसते हुए उसके पीठ पे किस कर रहा था। दक्षा की गूंजें अब पूरे बाथरूम में गूंज रही थीं। अव्यन से अब बर्दाश्त करना मुश्किल था। उसने दक्षा को गोद में उठाया तो वो अपने पैर अव्यन के कमर पे फोल्ड कर लेती है। अव्यन उसे कमरे में लाकर बेड पे लिटा देता है। दक्षा नशे में मचल रही थी, अव्यन को अपनी तरफ खींच रही थी। अव्यन उसके ऊपर अजता है और दोबारा उसे किस करने लगता है। अव्यन का एक हाथ दक्षा के सीने पे और दूसरा उसके कमर से होते हुए नीचे जा रहा था। अव्यन दक्षा के पूरे शरीर को किस कर रहा था, बाइट कर रहा था। अव्यन वाइल्ड था, इसीलिए दक्षा की हल्की चीखें निकल रही थीं। अव्यन उठा और दोनों के बाकी कपड़े भी निकाल फेंकता है। अव्यन झटके से दक्षा के अंदर खुद को पुश करता है तो दक्षा के आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो छटपटाते हुए अव्यन को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। अव्यन ने उसके होठों को अपने होठों से लॉक कर रखा था। पूरे शरीर को अपने बॉडी के नीचे दबा रखा था।
दक्षा की चीखें पहली बार से भी ज्यादा थीं, क्योंकि इस बार अव्यन्न अपना गुस्सा उतार रहा था। उसके सामने वो अनंत से चिपकी थी। दक्षा बेडशीट को मुट्ठी में लेते हुए बोली, सिर छोड़ दीजिए मुझे प्लीज, सिर नहीं करना मुझे ये सब। अव्यन्न उसके हाथों को बेड पे प्रेस करते हुए बोला, यही तुम्हारी सही सजा है दक्षा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और को छूने की। दक्षा अब चुप हो चुकी थी। शायद भांग का असर भी था और दर्द भी, जिसकी वजह से वो सो चुकी थी। अगली सुबह किचन में। घर का माहौल आज थोड़ा ठंडा था। मर्द सारे अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। किचन में औरतें थीं जो अपना हमेशा का काम कर रही थीं। दामिनी एक कोने में खरी नाश्ता तैयार कर रही थी। नयन उसकी मदद करते हुए बोली, कल तो मजा आ गया जीजा, ऐसी होली पहली बार हुई होगी इस घर में। दामिनी एक नजर नयन को देख हाँ में सिर हिला देती है। नयन मुंह बनाते गौरी से कहती है, काकिसा मन्ना पड़ेगा, लाखों में एक बिंदनी है आपकी, हर दिन कुछ ना कुछ नया कांड कर ही देती है। गौरी नयन को कुछ नहीं कहती है, क्योंकि बात उसने सही कही थी। दक्षा रोज कुछ ना कुछ जरूर करती थी। किचन के पास ही चेयर पे बैठी सलोनी जो उनकी बातें सुन रही थी, वो बोली, गौरी ने फर्क ही ना पड़े से, इसकी बिंदनी जो चाहे करे। राम राम माहरे, बिंदनी ने ऐसा किया होता तो धक्के मार के निकालती मैं तो। तू फिकर कोणी कर सलो, आज ये काम मैं जरूर करूंगी। आंगन से आते हुए मालती जी ने कहा तो सब घूर के उन्हें देखने लगते हैं। गौरी जी की सांसें फूलने लगी थीं, क्योंकि इस बार का मामला कुछ ज्यादा ही गर्म था। वो अव्यन्न के कमरे की तरफ देखते हुए मन में बोली, पता नहीं अब इस बार कैसे संभालेगा इस मामले को, जीजा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। मालती जी दामिनी पे चिल्लाते हुए बोली, तू के खरी खरी मुंह ताक रही से, जल्दी नाश्ता लगा, उस छोरी के संगत में पूरा घर बिगड़ चुका है। गौरी जी धीरे से बोली, जीजा मैं दक्षा से बात करती हूं, आप परेशान ना हो। सलोनी जी कूदते हुए वहां आकर बोली, देख लीजिए भाभीसा कैसे अपनी बिंदनी की साइड ले रही है कि गौरी। मालती जी सलोनी को देख बोली, तू फिकर कोणी कर गौरी, चलने ना दूंगी मैं इस बार, ना ही अव्यन्न की। मालती जी के जाते ही वहां विजय जी परेशान होते हुए आते हैं। गौरी जल्दी से बोली, भाई साहब जीजा इतने गुस्से में हैं, अब क्या होगा। विजय जी उसे शांत करते हुए बोले, इस बार जे छोरी ने हद कर दी गौरी, मैं इन्हें तानने उसकी जिम्मेदारी दी थी ना। गौरी धीरे से बोली, भाई साहब बचपने से भरी हुई है, वो छोरी माहरे बस की नहीं है। विजय जी वहां से जाते हुए बोले, मानने जरूरी काम से आकर बात करूं सु। नयन उन्हें जाता देख बोली, इस छोरी ने तो इस घर के मर्दों को रसोई का रुख करवा दिया। खैर मुझे नहीं लगता काकिसा इस बार मासा मानेंगी। हद से ज्यादा नेटवर्क इशू है, इसीलिए इतना ही लिख पाई, कल ज्यादा लिख दूंगी। गौरी जी धीरे से बोली, जीजा मैं दक्षा से बात करती हूं, आप परेशान ना हो। सलोनी जी कुत्ते हुए वहां आकर बोली, देख लीजिए भाभीसा कैसे अपनी बिंदनी की साइड ले रही है कि गौरी। मालती जी सलोनी को देख बोली, तू फिकर कोणी कर गौरी, चलने ना दूंगी मैं इस बार, ना ही अव्यन्न की। मालती जी के जाते ही वहां विजय जी परेशान होते हुए आते हैं। गौरी जल्दी से बोली, भाई साहब जीजा इतने गुस्से में हैं, अब क्या होगा। विजय जी उसे शांत करते हुए बोले, इस बार जे छोरी ने हद कर दी गौरी, मैंने तान ने उसकी जिम्मेदारी दी थी ना। गौरी धीरे से बोली, भाई साहब बचपने से भरी हुई है, वो छोरी माहरे बस की नहीं है। विजय जी वहां से जाते हुए बोले, मानने जरूरी काम से आकर बात करूं सु। नयन उन्हें जाता देख बोली, इस छोरी ने तो इस घर के मर्दों को रसोई का रुख करवा दिया। खैर मुझे नहीं लगता काकिसा इस बार मासा मानेंगी। अव्यन्न का कमरा। करहाते हुए दक्षा आंख खोलती है और ऊपर सीलिंग को देखती है। दक्षा कमर पे हाथ रख करहाते हुए बोली, उफ, मेरी कमर टूट रही है, मेरी बॉडी भी पेन हो रही हद है। जब से शादी की है एक दिन चैन की नींद नहीं मिली मुझे। फिर दक्षा पास सो रहे अव्यन्न को देखती है, जो हमेशा की तरह औंधे मुंह लेटी थी। अव्यन्न ने हाथ बढ़ा के दक्षा को कमर से पकड़ा और उसके ऊपर आते हुए बोला, रोज करोगी तो आदत हो जाएगी, दर्द नहीं होगा फिर। दक्षा का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है। वो आंखें फाड़े अव्यन्न को देखते हुए बोली, सिरा आप दिन पर दिन बेशर्म होते जा रहे हो, रोज क्या करना है आपको। छी मुझे नहीं करना। अव्यन्न उसके सीने से सिर रख बोला, मुझे करनी है और तुम मुझे नहीं रोक शक्ति जैसे पहले नहीं रोक पाई। दक्षा का हाथ अव्यन्न के बालों को सहला रहा था, लेकिन क्यों और कैसे उसे होश नहीं था। वो धीरे से बोली,
मुझे मेरी पहली वाली जिंदगी ज्यादा पसंद थी। हर सुबह देव प्यार से उठाता था, साथ नाश्ता करते थे हम। मुझे कोई नहीं डांटता था, कोई नहीं ताने मारता था। अपने दोस्तों के साथ कितना एंजॉय करती थी, पार्टी करती थी मैं। अव्यन्न दक्षा के चेहरे को देखते हुए बोला, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन कुछ कायदे कानून हैं जिस पे मेरा भी बस नहीं है। दक्षा अव्यन्न को हटा के उठ के बैठते हुए बोली, मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। अपने कल कह तो दिया था आपसे कोई उम्मीद ना रखूं। अव्यन्न को कल की बात याद आई, साथ ही दक्षा की कल की हरकतें। वो हेडरेस्ट से पीठ टिकाए बैठते हुए बोला, कल तुमने भी बहुत कुछ बोला और किया भी, आज उसके भरपाई करनी है। दक्षा शौक होकर अव्यन्न को देखती है। अगले ही पल रोनी शकल बनाते हुए बोली, मैं यहां कैसे आई सिर, मैं तो नीचे होली खेल रही थी ना। ये किसकी शर्ट पहन लिया मैंने, मेरे बॉडी पे फिर से निशान आ गए सिर। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, मेरा सिर भी फट रहा है। भगवान, मेरा लोअर पार्ट क्यों इतना पेन हो रहा है, क्या हुआ कल मेरे साथ। अव्यन्न ने दक्षा को घूरा जिसे दर्द हो रहा था, लेकिन वो ड्रामा ज्यादा कर रही थी। अव्यन्न थोड़ा गुस्से करते हुए बोला, कल जो ड्रामा तुमने क्रिएट किया है उससे निकलोगी कैसे, ये सोचो तुम। अव्यन्न जैसे ही बेड उतरता है, दक्षा चीखते हुए आंखें बंद करते हुए बोली, सर अपने नीचे कुछ नहीं पहना है। छे सर, जल्दी से कपड़े पहनो। अव्यन्न शरारती अंदाज में बोला, तुम 2 रात मुझे ऐसा देख चुकी हो दक्षा, मैंने भी देखा है तुम्हें। दक्षा चेहरे से हाथ हटा के बोली, सर उम्र बढ़ने की वजह से आप ज्यादा बेशर्म हो रहे हो मुझे लगता है, स्टूडेंट के सामने न्यूड खड़े हो। अव्यन्न टवाल लपेटते हुए बोला, यही स्टूडेंट ने मुझे नोचा है, देखो निशान। दक्षा मुंह फेरते हुए बोली, आपके साथ मैं भी बेशर्म हो रही हूं। अव्यन्न मुस्कुराया और वॉशरूम की तरफ चलते हुए बोला, आ जाओ शॉवर लेते हैं, फिर आज का मेलोड्रामा भी झेलना है। दक्षा बेड के नीचे पैर रखते हुए अपने कमर पे हाथ रख बोली, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा, वॉशरूम तक कैसे जाऊं मैं। अव्यन्न वापस मुड़ा और उसके पास आकर उसे गोद में उठा के वॉशरूम ले जाता है। कुछ देर बाद फिर अव्यन्न दक्षा को वैसे ही गोद में उठाए बाहर आता है और काउच पे बिठा देता है। दक्षा अव्यन्न को देखते हुए बोली, कल क्या हुआ था सर, मुझे डर लग रहा है। अव्यन्न वार्डरोब से दक्षा के लिए कपड़े निकाल उसके सामने बैठ उसके टी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, कपड़े पहना दूं, फिर नीचे चल के खुद देख लेना कल का रिएक्शन। दक्षा जल्दी से उसके हाथ से कपड़े छींटे हुए बोली, मैं खुद पहन लूंगी, छोड़ो आप। अव्यन्न उसे कपड़े देकर खड़ा होता है। कोई दरवाजा नॉक करता है। अव्यन्न दरवाजा खोलता है तो अनंत अंदर आता है। दोनों को एक नजर देख वो अव्यन्न से बोला, जरूरी बात करनी है, चल। दक्षा अनंत को ही देख रही थी, लेकिन अनंत उसे इग्नोर कर रहा था। अव्यन्न दक्षा के ऊपर अपना टवाल फेंकता है, क्योंकि वो शॉर्ट में थी। अनंत कमरे से निकलते हुए ताना मरते हुए बोला, मुझे दूसरों की चीजें नहीं पसंद, तुझे पता होनी चाहिए। अव्यन्न धड़ाम से दरवाजा बंद कर दक्षा को घूरते हुए बोला, मुंह मत देखो, जल्दी कपड़े पहन के नीचे जाओ। दिल्ली मित्तल हाउस देव किचन में अपने लिए फ्रेश जूस बना रहा था। उसके साथ पीहू भी थी जो स्लेव में बैठी फ्रूट खा रही थी। देव उसे जूस का ग्लास देते हुए बोला, लीजिए मैडम, मेरे हाथों का फ्रेश जूस पीकर बताइए कैसा बना है। पीहू जूस लेकर पीते हुए बोली, तुम्हारे हाथों की हर चीज मेरे लिए स्वादिष्ट है। देव मुस्कुरा के उसे गले से लगाते हुए बोला, अच्छा, इतना प्यार हो गया है मुझसे। पीहू हां में सर हिलाते हुए बोली, प्यार तो उसी दिन हुआ था जब पहली बार मिली थी। अब बस मोम डैड मान जाए तो हमेशा के लिए तुम्हारे गले बंध जाऊं। दिल्ली मित्तल हाउस देव किचन में अपने लिए फ्रेश जूस बना रहा था। उसके साथ पीहू भी थी जो स्लेव में बैठी फ्रूट खा रही थी। देव उसे जूस का ग्लास देते हुए बोला, लीजिए मैडम, मेरे हाथों का फ्रेश जूस पीकर बताइए कैसा बना है। पीहू जूस लेकर पीते हुए बोली, तुम्हारे हाथों की हर चीज मेरे लिए स्वादिष्ट है। देव मुस्कुरा के उसे गले से लगाते हुए बोला, अच्छा, इतना प्यार हो गया है मुझसे। पीहू हां में सर हिलाते हुए बोली, प्यार तो उसी दिन हुआ था जब पहली बार मिली थी। अब बस मोम डैड मान जाए तो हमेशा के लिए तुम्हारे गले बंध जाऊं। दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं तो रीना वहां आते हुए बोली, वाह, उधर बहन ने जीना मुश्किल कर रखा है, इधर भाई इश्क मुश्क में बिजी है। रीना को देख पीहू जल्दी से स्लेब से उतर देव के पीछे खड़ी हो जाती है।
देव थोड़ा नाराज होते हुए बोला, माँ, ये कैसे बेतुकी बात कर रही है आप? रीना गुस्से से चिल्ला के बोली, मैं बेतुकी बात कर रही हूं? तुम दोनों भाई बहन क्या चाहते हो हमसे? ये मेरा घर है, कोठा नहीं जहां अपनी प्रेमिका को लाकर इश्क करो तुम। पीहू शौक नजरों से देव को देखने लगती है तो देव झल्ला के बोला, ये मेरा भी घर है माँ, और मेरे दोस्त मुझसे मिलने आ सकते हैं। रीना आगे कुछ कहते हुए रुक जाती है क्योंकि रितेश जी वहां आ गए थे। वो धीरे से बोली, आप खुद ही बात कर लीजिए देव से, मुझे तो दोनों भाई बहन दुश्मन समझते हैं अपना है। रितेश जी देव को एक नजर देख बोले, दक्षा क्या गई? तुम तो कामकाज सब भूल के बैठे हो देव, बिजनेस लॉस पे जा रहा है हमारा। देव सर झुका लेता है पर कुछ कहता नहीं। रीना आगे कहती है, घर से गई है, बस वो मनहुसन चैन नहीं है उसको, ससुराल में भी कांड ही कर रही। देव हैरानी से उसे देखते हुए बोला, क्या मतलब है आपका? क्या किया है उसने? रितेश जी बोले, उसके ससुराल से फोन आया था, हमें बुलाया है, बात करनी है उन्हें। रीना जी बोली, लेकिन हम नहीं जा सकते, हम लंदन जा रहे हैं परसों मेरी बेटी के शो में। देव रितेश जी को देखते हुए बोला, हाँ वो मेरी जिम्मेदारी है तो मैं ही जाऊंगा, मोम के डेथ के बाद वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। रीना जी ताना मारते हुए बोली, हाँ उस मनहूस को तुमने ही रखा था तो झेलो भी तुम, हम जा रहे हैं अपनी बेटी की कामयाबी देखने। रितेश जी जाते जाते बोले, देव अव्यान से डील के बारे में भी जरूर बात करना, शादी के बाद हम भूल गए थे मगर हमारे लॉस को देख लगता है ये डील होना जरूरी है। देव हाँ में सर हिलाते हुए बोला, जरूर पापा, मुझे पता है आपको बस पैसों से मतलब है। उनके जाते ही पीहू परेशान होते हुए बोली, देव दक्षा ठीक तो है ना? ऐसे बुलाया क्यों उन्होंने? देव परेशान होते हुए बोला, अब तो मुझे भी फिक्र हो रही है, वहां जाकर ही पता चलेगा। पीहू, तुम दक्षा को फोन कर लो ना अभी। देव धीरे से बोला, वो अब तक नाराज है, मुझसे बात नहीं करती है। पीहू हैरानी से बोली, अच्छा फिर तो तुम्हें जाना ही चाहिए, वहां उसे मना भी लोगे। फिर वो धीरे से बोली, तुम अलग क्यों नहीं हो जाते देव, तुम्हारे पास सब कुछ तो है। देव उसे एक नजर देख गहरी सांस लेकर बोला, एक बार तुमसे शादी कर लूं फिर पक्का हम अलग घर लेंगे अपने लिए। पीहू शर्मा के उसके गले लग जाती है। राजस्थान, शेखावत भवन, दोपहर का वक्त, सब खाने के टेबल पे बैठे बिल्कुल शांति से खाने के बाद मीठे का इंतजार कर रहे थे। सबकी नजर बस अपने प्लेट में थी। वहां से गुजर रही दक्षा को देख गौरी जी उसे रसोई से घेवर लाने को कहती है। दक्षा हैरानी से उन्हें देख बोली, मासा घाघरा क्या है? अनंत अजीब नजरों से दक्षा को देखता है तो वो मुंह बना के उसे देखती है। मालती जी गुर्राते हुए बोली, थारे को कुछ ना सिखाया थारी मासा ने, छोरी घेवर का नाम ना सुनी कभी। दक्षा झाल्ला के बोली, मां होती तो जरूर सिखाती काकी सा, और मेरे घर में खाना मेड बनाती थी, सर्व भी करती थी। मैं नहीं, मुझे कैसे पता होगा कुछ। दक्षा का जवाब सुन सब उसे मुंह फाड़े देखने लगते हैं। मालती अपनी जगह से उठते हुए बोली, थारी जे हिम्मत मारे सामने जुबान चलाएगी। दक्षा धीरे से बोली, मैंने बस आपके बात का जवाब दिया है। गौरी जी जल्दी से आगे आकर बोली, दक्षा यहां बड़ों को ऐसे जवाब नहीं दिया जाता है, तुम्हें क्यों नहीं समझ आता है? मालती जी अपनी जगह से उठते हुए बोली, मैं भी देखूं जरा जे छोरी की हिम्मत, मन ने जवाब देगी ये दो कौरी की छोरी। दक्षा हैरानी से मालती जी को देखते हुए बोली, तमीज तो आप में भी नहीं है बात करने की, मुझे क्या ही सिखाओगी आप? इस बार सबके होश उड़ चुके थे। मालती जी से आज तक इस तरह किसी ने बात नहीं किया था। किचन से ये तमाशा देख रहे नयन ने खुश होते हुए दामिनी से कहा, जीजा लगता है आज घर में तूफान जरूर आएगा। दक्षा ने मासा के आगे जुबान खोली है। दामिनी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, शर्म कर ले नयन, घर में क्लेश हो रहा है और तुझे खुशी हो रही है। नयन मुंह बना हॉल की तरफ चली जाती है। दामिनी भी उसके पीछे जाती है। मालती जी अविनाश को देख बोली, थारी बिंदनी ने माहरे से कैसे बात की तूने देखी ना अभी? माहरे से आज तक किसी ने ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की। विजय जी मामले को शांत करने की कोशिश करते हुए बोले, माला बच्ची से शांत हो जा तू। बियर गुस्से से अपनी जगह से उठ के दक्षा की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं बाबा सा, माहरे मासा की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई जे छोरी की? इसका तो मुंह तोड़ देना चाहिए। दक्षा बीर की बात पे बेआंग मुस्कुराहट के साथ बोली,
औरतों पे हाथ उठाने की बात आप जैसे नामर्द ही कर सकते हैं भाई साहब। भाभी पे हाथ उठा के हिम्मत जो बढ़ चुकी है। छम्माट के आवाज के साथ कुछ पालों के लिए पूरा माहौल शांत हो चुका था। दक्षा अपने दाहिने गाल पे हाथ दिया जमीन में पड़ी थी। वीर ने उसे थप्पड़ मारा था। अनंत गुस्से से वीर की तरफ बढ़ता है और उसे कॉलर से पकड़ लेता है। मोहित अविनाश जी जल्दी से उसे उससे अलग करते हैं। वीर ताना मारने के अंदाज में बोला, थारे को क्यों इतनी आग लग रही है अनंत? कल इसने तुझे अपना हीरो कह दिया इसीलिए या फिर? अविनाश जी गुस्से से वीर को उंगली पॉइंट करते हुए बोले, वीर जुबान संभल के छोरे, यहां हम जिंदा हैं अभी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दक्षा को थाप्पड़ मारने की? अनंत जल्दी से दक्षा के पास जाकर उसे जमीन से खड़ा करता है। दक्षा के गाल पे वीर के 5 उंगलियों के निशान ऐसे छपे थे जैसे मोहर लगती है। अब आप लोग सोचो अव्यन्न क्या करेगा? वीर के साथ क्या करेगा अब अव्यन्न? मालती जी अव्यन्न को देख बोली, जे छोरी ने महारे से कैसे बात की तूने देखी ना अव्य? महारे से आज तक किसी ने ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की। विजय जी मामले को शांत करने की कोशिश करते हुए बोले, माला बच्ची से शांत हो जा तन्ने। बीर गुस्से से अपनी जगह से उठ के दक्षा की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं बाबा सा, माहिरे मासा की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई जे छोरी की? इसका तो मुंह तोड़ देना चाहिए। दक्षा बीर की बात पे बेयांग मुस्कुराहट के साथ बोली, औरतों पे हाथ उठाने की बात आप जैसे नामर्द ही कर सकते हैं भाई साहब। चम्माट के आवाज के साथ कुछ पालों के लिए पूरा माहौल शांत हो चुका था। दक्षा अपने दाहिने गाल पे हाथ दिया जमीन में पड़ी थी। वीर ने उसे थप्पड़ मारा था। अनंत गुस्से से वीर की तरफ बढ़ता है और उसे कॉलर से पकड़ लेता है। मोहित अविनाश जी जल्दी से उसे उससे अलग करते हैं। वीर ताना मारने के अंदाज में बोला, थारे को क्यों इतनी आग लग रही है? अनंत कल इसने तुझे अपना हीरो कह दिया इसीलिए या फिर? अविनाश जी गुस्से से वीर को उंगली पॉइंट करते हुए बोले, वीर जुबान संभल के छोरे, यहां हम जिंदा हैं अभी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दक्षा को थाप्पड़ मारने की? अनंत जल्दी से दक्षा के पास जाकर उसे जमीन से खड़ा करता है। दक्षा के गाल पे वीर के 5 उंगलियों के निशान ऐसे छपे थे जैसे मोहर लगती है। विजय जी वीर के सामने खड़े होकर बोले, जे घर महारा है यहां का हुक्म मैं हूं छोरे, किसको क्या सजा देनी है जे मैं तय करूंगा, अपनी हैसियत मत भूलना इट्ठे तू। वीर गुस्से से फिर से दक्षा को देखता है तो अनंत उसके आगे आते हुए बोला, दक्षा की तरफ अपनी गंदी नजर मत डालना, मैं हूं जो रुक गया। अव्यन क्या करेगा सो चलो आप। मालती जी दक्षा के सामने आकर बोली, जे बस एक थप्पड़ था, महारा बस चले तो थारी जुबान काट दूं मैं। दक्षा को बेहद गुस्सा आ रहा था। वो अपनी लाल आंखों के साथ मालती जी को घूरते हुए बोली, आप जैसे छोटे गांव के लोगों की सोच भी छोटी होती है, इससे ज्यादा कर भी क्या शक्ति है आप? मालती जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो विजय जी देख बोली, देख रहे हुकुम, आप इसकी जुबान मानने छोटा, कहां इसने इसकी औकात क्या है? माहरे सामने। मालती जी दक्षा को बाजू से पकड़ बोली, थारी कोई औकात ना से माहरे सामने खड़े होने की, और तू जुबान चला रही है। थारे को इस घर में रहने को दिया जे काफी नहीं था छोरी? दक्षा अपना हाथ झटकते हुए बोली, मुझे नहीं रहना था यहां, जबरदस्ती रोका था, लेकिन अब नहीं रुकना। मुझे ऐसे घटिया लोगों के बीच जिन्हें औरत की इज्जत करनी नहीं आती हो। दक्षा अपनी बात खत्म कर कमरे की तरफ भगती है तो विजय जी गौरी से कहते हैं, गौरी उसे अकेला मत छोड़ जा उसके पास। दूर से ये पूरा ड्रामा देख रहे आन्या और नील ने एक दूसरे का चेहरा देखा। आन्या नील से उसका फोन लेते हुए बोली, मुझे जल्दी से भाईसा को बताना होगा ये सब। नील उसे रोकते हुए बोला, छोटी बुआ किसी को पता चल गया तो सामत आ जाएगी। आन्या कुछ सोचते हुए फोन लगा देती है तो सामने से राणा फोन उठाते हैं। ASS कंपनी। अव्यन इस वक्त अपने बेहद बड़े डील की मीटिंग में बिजी था जब राणा रूम में आता है। अव्यन उसे इस तरह आता देख गुस्से से घूरता है। राणा फोन लेकर उसके पास आते हुए बोला, हुकुम बात जरूरी ना होती तो मैं कभी बीच में नहीं आता। अव्यन उसके हाथ से फोन ले लेकर सुनने लगता है। अव्यन फोन को वहीं पटकते हुए रूम से जाने लगता है तो उनमें से एक आदमी मिस्टर धांजनी खड़े होकर बोले, मिस्टर शेखावत, इतने बड़े बिजनेस डील को बीच में छोड़ आप नहीं जा सकते हैं। अव्यन उसे अपनी सख्त नजरों से देखते हुए बोला, ऐसे मामूली डील तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, मेरे लिए नहीं। सब बस अव्यन को जाता हुआ देखते रह जाते हैं। मिस्टर धांजनी झल्ला के बोले, पता नहीं ये इंसान खुद को समझता क्या है, इतनी अकड़।
राणा, जो रूम के दरवाजे तक ही पहुंचा था, वो मुड़ के बोला, एएसएस, अपना औरा औंधे साथ लेकर चलने वाला शख्स और राजस्थान का जल्द होने वाला हुक्म भी। उम्मीद है दोबारा आपको याद नहीं दिलानी पड़ेगी। शाम का वक्त। इस वक्त सभी अव्यन्न के कमरे में दक्षा के साथ थे। गौरी जी, दामिनी, अनंत, आन्या सब उसके पास बैठे उसे समझा समझा के थक चुके थे, लेकिन वो रोना बंद ही नहीं कर रही थी। उसने अपना बैग भी पैक कर लिया था। हिचकियों के साथ रो रो कर उसने अपनी हालत खराब कर रखा था। गौरी जी उसे समझते हुए बोली, बेटा, जो हुआ गलत था, हमें पता है, लेकिन समझने की कोशिश करो। अव्य को अगर पता चली तो बात बिगड़ जाएगी। दक्षा हैरानी से उन्हें देख फिर रोने लगती है। इसने अब तक एक शब्द नहीं कहा था। तभी एक कोल्ड आवाज के साथ पूरा कमरा शांत पड़ जाता है। सब पीछे मुड़ साथ देखते हैं। अव्यान्न राणा के साथ कमरे में आता है। अव्यान्न का चेहरा सख्त, आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, हमेशा की तरह। उसकी नशे उभरे हुई थी, जिसे देख उसके गुस्से का अंदाजा सबको था। अव्यान्न की पहली नजर दक्षा पे जाती है, जो सर झुकाए बैठी सुबक रही थी। वो चल के उसके पास आया और धीरे से बोला, क्या हुआ है दक्षा? दक्षा का रोना अब थम चुका था, लेकिन उसने सर उठा के अव्यान्न को नहीं देखा था। अव्यान्न ने अपने 2 उंगलियों से उसके ठुड्डी को पकड़ ऊपर किया। रोने की वजह से दक्षा का लाल चेहरा, सूजे हुए आंखें अव्यान्न के सामने था। अव्यान्न की नजर उसके गाल पे गई, जिस पे छापे वीर के उंगलियों के निशान गहरे से नीले पड़ गए थे। दक्षा का रंग दूध सा गोरा था। शर्माने या रोने से लाल पड़ जाता था, ये तो थप्पड़ थी। अव्यान्न का खून खौल उठा। उसने अपनी मुट्ठी काशी और अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश किया। उसने दक्षा के गाल को धीरे से सहलाया, तो दक्षा, जिसने अपने आंसू रोक रखे थे, फिर से रोने लगती है। दक्षा अव्यान्न के सीने से लग के जोर जोर से रोने लगती है, जैसे उसे उसका मसीहा मिल गया हो। दक्षा एक लौटी बेटी थी। उसके पापा ना सही, लेकिन देव ने उसे हर तरह से पैम्पर करके रखा था। उसे कभी कोई डांटता भी नहीं था। अव्यान्न को दक्षा को ऐसे देख बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अनंत को देखते हुए कहा, तुम्हारे होते हुए ये हुआ? अनंत ने कुछ नहीं कहा, अपना सर झुका लिया। गौरी जी जल्दी से बोली, बेटा, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, हमें कुछ समझ नहीं आया। तू गुस्सा मत करना, पहले बात सुन ले। एक कोल्ड आवाज के साथ पूरा कमरा शांत पड़ जाता है। सब पीछे मुड़ साथ देखते हैं। अव्यान्न राणा के साथ कमरे में आता है। अव्यान्न का चेहरा सख्त, आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, हमेशा की तरह। अव्यान्न की पहली नजर दक्षा पे जाती है, जो सर झुकाए बैठी सुबक रही थी। वो चल के उसके पास आया और धीरे से बोला, क्या हुआ है दक्षा? दक्षा का रोना अब थम चुका था, लेकिन उसने सर उठा के अव्यान्न को नहीं देखा था। अव्यान्न ने अपने 2 उंगलियों से उसके ठुड्डी को पकड़ ऊपर किया। रोने की वजह से दक्षा का लाल चेहरा, सूझे हुए आंखें अव्यान्न के सामने था। अव्यान्न की नजर उसके गाल पे गई, जिस पे छापे वीर के उंगलियों के निशान गहरे से नीले पड़ गए थे। दक्षा का रंग दूध सा गोरा था। शर्माने या रोने से लाल पड़ जाता था, ये तो थप्पड़ थी। अव्यान्न का खून खौल उठा। उसने अपनी मुट्ठी काशी और अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश किया। उसने दक्षा के गाल को धीरे से सहलाया, तो दक्षा, जिसने अपने आंसू रोक रखे थे, फिर से रोने लगती है। दक्षा अव्यान्न के सीने से लग के जोर जोर से रोने लगती है, जैसे उसे उसका मसीहा मिल गया हो। दक्षा एक लौटी बेटी थी। उसके पापा ना सही, लेकिन देव ने उसे हर तरह से पैम्पर करके रखा था। उसे कभी कोई डांटता भी नहीं था। अव्यान्न को दक्षा को ऐसे देख बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने अनंत को देखते हुए कहा, तुम्हारे होते हुए ये हुआ? अव्यान्न ने कुछ नहीं कहा, अपना सर झुका लिया। गौरी जी जल्दी से बोली, बेटा, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, हमें कुछ समझ नहीं आया। तू गुस्सा मत करना, पहले बात सुन ले। दक्षा जल्दी से बोली, नहीं, उन्होंने जानबूझ के मारा था मुझे। सबके सामने ताइसा ने उनका साथ भी दिया था। आप झूठ क्यों बोल रही हैं मासा? फिर दक्षा सर उठा के अव्यान्न को देखते हुए बोली, मुझे नहीं रहना यहां, मुझे मेरे घर भेज दो आप। मुझे जबरदस्ती रखा था आपने, लेकिन अब नहीं रुकना, मुझे घर जाना है अभी। दक्षा किसी छोटी बच्ची की तरह जिद कर रही थी। अव्यान्न गुर्रा के अपनी मां को देख बोला, इसके गाल का निशान और इसके आंसू काफी है मुझे बताने के लिए क्या हुआ है मां। अब आप सब कमरे से जांचते हो। अव्यान्न के कहते ही सब कमरे से निकल जाते हैं।
दक्षा का रोना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अव्यन उसके पास बैठ के उसे अपने सीने से लगा लेता है। दक्षा धीरे से अपना सर उसके सीने पे रख उसके शर्ट के कॉलर को मुट्ठी में भर ऐसे बैठी थी जैसे कोई छोटा बच्चा डर से अपने मां के गोद में बैठा होता हो। अव्यान उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर दूसरे हाथ से उसके सर को सहलाते हुए बोला, रोना बंद करो दक्षा, मैं आ गया हूं ना, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। दक्षा झट से अपना सिर उठा बोली, आज सुबह भी यही कहा था आपने, इसीलिए मेरे गाल पे ये निशान है। अव्यान की नजर फिर एक बार उसके गालों पे गई। उसे फिर गुस्सा आने लगा। वो धीरे से उसके गाल को चूमते हुए बोला, ये आखिरी बार था, इसके बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। दक्षा नम आंखों से अव्यान को देखते हुए बोली, मुझे नहीं रहना ऐसे अजीब घर में, अजीब रूल रेगुलेशन वाली जगह पे। कितने अजीब है ये कि लोग बात करो तो बेहस कहते हैं, जवाब देने पे बोलते हैं जुबान लड़ती है। और तो और मुझे मार दिया। मुझे नहीं रहना है सर, आप मुझे मेरे घर छोड़ दो। आप भी गंदे हो, मुझे डांटते ही रहते हो हमेशा। मुझे कैद करके रखा है इस महल में, कहीं बाहर नहीं जाने देते, घूमने नहीं जाने देते, नो पार्टी न डिस्को। ऐसे जिंदगी कौन जीता है? अव्यान दक्षा के चेहरे को देख रहा था जो उससे शिकायतें कर रही थी। अव्यान ने उसके माथे को चूमा और उसे अपने लैप में बिठा के सीने से लगाते हुए बोला, सरी दक्षा, मैंने कभी सोचा ही नहीं तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी यहां मेरे साथ। दक्षा ने हैरानी से अव्यन का चेहरा देखा। वो तो भवनाओं में बह के बोल रही थी, ये सब अव्यन ने कैसे मान लिया? दक्षा एक घुट बोली, तो क्या आप मुझे जाने दोगे यहां से? अव्यन ने नामे सर हिला दिया तो दक्षा के आंखों से आंसू बह गए। वो उसके कांधे पे सर रख रोते हुए बोली, आप सच में अच्छा नहीं हो, मुझे जाने नहीं देते अपने घर। किसी दिन देखना उड़ जाऊंगी, आपकी कैद से खुद भी रोक नहीं पाओगे आप। अव्यन, वो दिन कभी नहीं आएगा, मेरे होते हुए मेरे बाद उड़ जाना इजाजत है। अव्यन बातों के जरिए पूरी कोशिश कर रहा था दक्षा के दिमाग से थप्पार वाली बात निकालने की। दक्षा उसके शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए बोली, कहां जाओगे आप सर? अव्यन सोचते हुए बोला, कल हम राजस्थान घूमने चले। दक्षा झट से बोली, हाँ हाँ मुझे जाना है, शॉपिंग करेंगे ना, और मुझे यहाँ की डिशेस भी खिलाओगे ना, मुझे महल भी देखने हैं यहाँ के। दक्षा एक के बाद एक बोले जा रही थी और अव्यन हाँ में सर हिला रहा था। महल के पीछे के हिस्से में बनी झील के सामने घर की कुछ औरतें बैठी थीं। मालती जी, सलोनी जी बैठी थीं और नयन और मोही दोनों के पैर दबा रहे थे। मालती जी को किसी गहरी सोच में देख नयन बोली, मासा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मालती सोचते हुए बोली, हमारे घर की निभ कमजोर पड़ रही है, आज भाइयों में लड़ाई हुई, एक दूजे का कॉलर पाकर लिया। सलोनी जी आग में घी डालते हुए बोली, सुन के तो मानने भी कोनी सही लगा भाभी, अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। जे छोरी कहीं हमारे अव्यन को भी ना दूर कर दे हमसा, आखिर अव्यन ही भाईसा के बाद अगला हुक्म बन सकता है। नयन जल्दी से बोली, मासा दक्षा के जो तेवर है, हुक्मरानी बनते ही वो हमें नौकर बना देगी। मालती जी गुर्राते हुए बोली, जुबान पे लगाम लगा छोरी, जे कभी नहीं हो सकता। माहरे होते हुए वो छोरी हुक्मरानी ना बनेगी, उसको उसकी औकात में दिखाऊंगी अब। सलोनी जी, वैसे भाभी नयन ने बात तो सही कही है, जे शहर की छोरी है, इसके चाल ढाल मानने कोनी ठीक लगे तो। मालती जी अपनी जगह से उठाते हुए बोली, अब उसके चाल ढाल सब मैं ठीक करूंगी, देखते रहो बस। मालती सोचते हुए बोली, माहरे घर की निब कमजोर पड़ रही है, आज भाइयों में लड़ाई हुई, एक दूजे का कॉलर पाकर लिया। सलोनी जी आग में घी डालते हुए बोली, सुन के तो मानने भी कोनी सही लगा भाभी, अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। जे छोरी कहीं हमारे अव्यान को भी ना दूर कर दे हमस, आखिर अव्यान ही भाईसा के बाद अगला हुक्म बन सकता है। नयन जल्दी से बोली, मासा दक्षा के जो तेवर है, हुक्मरानी बनते ही वो हमें नौकर बना देगी। मालती जी गुर्राते हुए बोली, जुबान पे लगाम लगा छोरी, जे कभी नहीं हो सकता। माहरे होते हुए वो छोरी हुक्मरानी न बनेगी, उसको उसकी औकात मैं दिखाऊंगी अब। सलोनी जी, वैसे भाभी नयन ने बात तो सही कही है, जे शहर की छोरी है, इसके चाल ढाल मानने कोनी ठीक लगे तो। मालती जी अपनी जगह से उठाते हुए बोली, अब उसके चाल ढाल सब मैं ठीक करूंगी, देखते रहो बस। अगली सुबह दामिनी घबराई परेशान सी हल में इधर उधर घूम रही थी।
उसके साथ वेदांत भी था जो किसी को फोन कर रहा था। दामिनी परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ वेद, थारे बापू का कोई पता मिला? वेदांत नामे सर हिलाते हुए बोला, नहीं मासा, किसी को पापा के बारे कुछ नहीं पता, सबको फोन कर लिया है। मालती विजय जी के साथ उसके पास आते हैं तो विजय जी कहते हैं, के हुआ बिंदनी, तू क्यों इतनी परेशान हो रही से? दामिनी, बाबा सा वेद के बापू कल शाम को निकले थे, अभी तक वापस नहीं आए। अनंत जो जॉगिंग कर घर में आया था वो अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला, इसमें नया क्या है, भाभी होंगे किसी प्रेमिका के घर आ जाएंगे। मालती जी गुर्राते हुए बोली, अनंत के बोल रहा से तू कुछ भी बोलेगा महारे छोरे के लिए। अनंत सबको इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। मालती जी विजय जी से बोली, हुकुम सा कछु करो ना, पता नहीं कहां रह गया महारा छोरा। विजय जी झल्ला के बोले, बिंदनी जा महारे लिए चाय ला, थारे बिंद का कोई नया नहा है, आ जावेगा खुद। अव्यान का कमरा पानी के छिट्टों से नींद के खुलते ही अव्यन के आंखों के सामने दक्षा खड़ी थी, जिसने स्ट्रैप वाली बिल्कुल शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। अव्यन उसे एक नजर देख दोबारा करवट बदल सोचता है। दक्षा हैरानी से उसे देख कंधे से पकड़ जोर जोर से हिलाते हुए जागने की कोशिश करती है। अव्यन आंखें खोल उसे घूरते हुए बोला, क्या मुसीबत है दक्षा, सोने दो, थोड़ी देर पहले सोया हूं मैं। दक्षा उसके पास बैठते हुए बोली, सर 7 बज रहे हैं, हमें जाना है, जल्दी उठो। अव्यन उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, दक्षा इतनी सुबह कहां जाना है तुम्हें? दक्षा जल्दी से बोली, सर अपने कहा था घुमाने ले जाओगे, चलो जल्दी उठो, मैंने दोनों के लिए कपड़े भी निकाल दिया है। अव्यन अपने फोन में टाइम देख बोला, सुबह के 7 बजे तुम्हें कहां जाना है, मैं ले जाऊंगा तुम्हें, जाओ रेडी हो जाओ। दक्षा उठ के रेडी होने चली जाती है। करीब 2 घंटे बाद 9 बजे दक्षा रेडी होकर बाहर आती है तो अव्यन सोया ही था। दक्षा हैरान होते हुए चिल्लाने लगती है, लेकिन अव्यन नहीं सुनता है। दक्षा पास रखा पानी का जग उठा के सारा पानी उस पे डाल देती है। अव्यन झटके से उठ के बैठ जाता है। अपनी खा जाने वालों नजरों से दक्षा को देखते हुए बोला, ये क्या बेहूदगी थी दक्षा? दक्षा नाखून चबाते हुए बोली, आप उठ ही नहीं रहे थे इसीलिए मुझे ये करना पड़ा, अब चलो ना रेडी हो जाओ, प्लीज प्लीज सर। अव्यन बेड से उतर जाने लगता है तो दक्षा उसे रोक के काउच पे रखे कपड़ों को दिखाते हुए बोली, सर मैंने आपके लिए कपड़े निकाले हैं, ये पहनो। अव्यन एक नजर उन कपड़ों में डालता है। जीन्स, टी शर्ट और जैकेट थी। अव्यन ने सालों पहले ये कपड़े पहनने छोड़ दिए थे, अब वो बस फॉर्मल सूट पहनता था, उसका पूरा वक्त काम में निकल जाता था। ऐसे कपड़े पहनना और घूमना वो जैसे भूल ही गया था। अव्यन धीरे से बोला, मैं ये कपड़े अब नहीं पहनता। दक्षा हैरानी से बोली, ठीक है आज पहन लीजिए, हम बाहर जा रहे हैं ना। अव्यन उसे देखते हुए बोला, मैं नहीं पहन रहा, ये जाना है तो चलो वरना मैं चला ऑफिस। दक्षा रोनी सूरत बना बोली, अपने कल डींगे तोड़े थे, झुट कहां था लेकर चलोगे? एक तो इतने बड़े हो, मुझसे ऊपर से फॉर्मल पहनोगे तो मेंटोर दिखोगे मेरे। माना आप बुढ़े हो लेकिन छुपा भी तो सकते हैं ना, मुझे नहीं जाना बढ़ाओ के साथ घूमने। अव्यन वॉशरूम का दरवाजा खोलते हुए बोला, मेरे वापस आने तक मुझे तुम रेडी चाहिए हो। दक्षा वहीं बैठ गई, उसे अव्यन पे काफी गुस्सा आ रहा था। दक्षा बैठी बैठी सुबक रही थी उसे। अव्यन पे इतना गुस्सा आ रहा था कि रोना आ गया। गौरी जी दोनों के लिए नाश्ता लेकर आती है तो दक्षा को रोता देख परेशान होकर उसके पास आती है। वो उसके कांधे पे हाथ रख बोली, क्या हुआ दक्षा, रो क्यों रही हो तुम? अव्यन ने डांटा तुम्हें। दक्षा गौरी जी का हाथ पकड़ बोली, मासा सर मेरे साथ बुद्धो जैसे कपड़े पहन बाहर जाना चाहते हैं, अब आप ही कहो मुझसे कितने बड़े लेंगे, मुझे अच्छा लगेगा ये। गौरी जी उसे समझाते हुए बोली, बेटा वो बिंद है तेरा, ऐसे नहीं बोलते, और मेरा बेटा हर कपड़े में अच्छा दिखता है। अव्यन वॉशरूम से बाहर आते हुए बोला, बचकानी हरकतें खत्म नहीं होती, इसकी बेवजह रोने लगी है। दक्षा झल्ला के अव्यन को देखे बिना कहा, मासा ये सर ऐसे कपड़े पहनकर मेरे साथ बाहर जा रहे हैं। गौरी जी अव्यन को देखती है, उसने व्हाइट शर्ट और जीन्स पहनी थी। इस सिंपल लुक में भी अव्यन डैशिंग लग रहा था। फिर वो दक्षा को देख बोली, सही तो है बेटा, इन कपड़ों में क्या दिक्कत है? दक्षा अव्यन की तरफ इशारा करती करती है तो उसकी नजर भी अव्यन पे जाती है। वो चुप हो जाती है। गौरी उस पे हंसते हुए बोली, पागल लड़की, वैसे तुम दोनों कहां जा रहे हो? दक्षा जल्दी से बोली,
सर, मुझे घूमने ले जा रहे हैं मासा, आप भी चलोगी हमारे साथ? गौरी जी उसकी बात पे हंस पड़ी। वहीं अव्यान उसे मन में डांटते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, पति के साथ जा रही है, पूरे खानदान को इनवाइट कर ही गौरी। अच्छा, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लाई हूं, नाश्ता करके निकलना। रात को भी दोनों ने कुछ कुछ नहीं खाया था। दक्षा नाश्ते को देख आंखें बड़ी कर बोली, कचौरी मेरी पसंद की अपने बनाई है। गौरी जी मुस्कुरा के उसे देखती है तो थोड़ा हैरान रह जाती है। वो धीरे से बोली, दक्षा, तुमने ये क्या पहना है बेटे? दक्षा जो कचौरी खाने में बिजी थी वो हैरानी से बोली, मासा कपड़े, और क्या, ये भी सर ने दिलाया था, लेकिन मुझे और चाहिए। दक्षा ने एक डिजाइनर सूट जीन्स के साथ पहना था। गले में स्कार्फ लिया हुआ था। उसने सिंदूर भी नहीं लगाया था, बस हाथों में चूड़ी थी। उसने बिल्कुल मिनिमम मेकअप किया था। न्यूड लिपस्टिक के साथ उसने अपना लुक पूरा किया था। गौरी जी दोनों के लिए नाश्ता लेकर आती है तो दक्षा को रोता देख परेशान होकर उसके पास आती है। वो उसके कंधे पे हाथ रख बोली, क्या हुआ दक्षा, रो क्यों रही हो तुम? अव्यन ने डांटा तुम्हें? अव्यन वॉशरूम से बाहर आते हुए बोला, बचकानी हरकतें खत्म नहीं होती, इसकी बेवजह रोने लगी है। दक्षा झल्ला के बोली, मासा, ये सर ऐसे कपड़े पहनकर मेरे साथ बाहर जा रहे हैं। गौरी जी अव्यन को देखती है। उसने व्हाइट शर्ट और जीन्स पहनी थी। इस सिंपल लुक में भी अव्यन डैशिंग लग रहा था। फिर वो दक्षा को देख बोली, सही तो है बेटा, इन कपड़ों में क्या दिक्कत है? दक्षा अव्यन की तरफ इशारा करती करती है तो उसकी नजर भी अव्यन पे जाती है। वो चुप हो जाती है। गौरी उस पे हंसते हुए बोली, पागल लड़की, वैसे तुम दोनों कहां जा रहे हो? दक्षा जल्दी से बोली, सर मुझे घूमने ले जा रहे हैं मासा, आप भी चलोगी हमारे साथ? गौरी जी उसकी बात पे हंस पड़ी। वहीं अव्यन उसे मन में डांटते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, पति के साथ जा रही है, पूरे खानदान को इनवाइट कर ही। गौरी, अच्छा, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लाई हूं, नाश्ता करके निकलना। रात को भी दोनों ने कुछ कुछ नहीं खाया था। दक्षा नाश्ते को देख आंखें बड़ी कर बोली, कचौरी मेरी पसंद की अपने बनाई है। गौरी जी मुस्कुरा के उसे देखती है तो थोड़ा हैरान रह जाती है। वो धीरे से बोली, दक्षा, तुमने ये क्या पहना है बेटे? दक्षा जो कचौरी खाने में बिजी थी वो हैरानी से बोली, मासा कपड़े, और क्या, ये भी सर ने दिलाया था, लेकिन मुझे और चाहिए। दक्षा ने चिकन खड़ी का सूट जीन्स के साथ पहना था। गले में स्कार्फ लिया हुआ था। उसने सिंदूर भी नहीं लगाया था, बस हाथों में चूड़ी थी। उसने बिल्कुल मिनिमम मेकअप किया था। न्यूड लिपस्टिक के साथ उसने अपना लुक पूरा किया था। गौरी जी अव्यन को देख बोली, तूने इसे समझाया नहीं, यहां ये कपड़े नहीं पहन सकती ये। अव्यन चुप रहा। उसे पता था इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकता था। गांव में कोई भी ऐसे मॉडर्न कपड़े नहीं पहनते थे। दक्षा हैरानी से बोली, मासा, लहंगा पहनकर तो मैं घूमने नहीं जा सकती, और इन कपड़ों में क्या दिक्कत है आप लोगों को? गौरी उसे समझाते हुए बोली, बेटा, ये शहर नहीं गांव है, और हमारा मान है, यहां सब हमारी इज्जत करते हैं। हम अगर कायदे कानून तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा? यहां औरतें बस यही सब पहनते हैं बेटा, तुम इन कपड़ों में महल से बाहर नहीं जा सकती हो। दक्षा हैरान नजरों से अव्यन को देखती है। अव्यन गौरी से बोला, मां, मैं इसे समझा दूंगा, आप परेशान मत हो। दक्षा जल्दी से बोली, आप लोगों के सम्मान के लिए ही मैं ये गवार जैसी साड़ी और लहंगा पहनती हूं जो मुझे नहीं पसंद। अगर मैं जाऊंगी तो सिर्फ यही पहन के। गौरी जी बेचारा मुंह बना के अव्यन को देखती है। अव्यन उन्हें शांत रहने का इशारा करता है तो वो कमरे से चली जाती है। अव्यन अपनी घड़ी पहन वॉलेट उठाते हुए बोला, यही पहनना, लेकिन बाहर यहां नहीं, समझी बेवकूफ लड़की। कुछ देर बाद दोनों नीचे आते हैं। दक्षा मुंह लटकाए उदास चेहरा लिए अव्यन के पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे आती है, क्योंकि अव्यन ने उसे वही कपड़े पहनाए थे जो वो घर पे पहना करती थी जब उसकी नजर हाल के भीड़ में जाती है। उसने अव्यन को बाजू से पकड़ उसके पीछे आते हुए बोला, सर क्या हुआ है, इतनी भीड़ क्यों है घर में? अव्यन अनंत की तरफ देखता है जो उसे आंखों से कुछ इशारा करता है। वीर हाथों में प्लास्टर लिए सर पे पट्टी बांधे दर्द से करहा रहा था। दामिनी उसे गर्म पानी का सेक दे रही थी। वीर अव्यन को देखता है जो उसे अपनी जलती निगाहों से देख रहा था। मालती जी रोते हुए बोली, हुकुम, जल्दी पता करो किसने मारे छोरे के साथ ये किया। वीर गुर्राते हुए बोले,
मासा मानने पता से कि सब इस अव्यन ने करवाई है। दक्षा हैरानी से अव्यन को देखती है, जो राणा को देख मुस्कुरा रहा था। अव्यन उसका हाथ पकड़ बोला, चलो दक्षा, हम निकलते हैं। वॉक लाए हुए लोग कुछ भी कहते हैं। वीर अव्यन को जाता देख पीछे से चिल्लाया, मानने पता से जे थारा किया धरा है, अव्यन तान ने बेहद बड़ी कीमत झुकनी पड़ेगी इसने। अव्यन उसको इग्नोर करता गाड़ी में बैठ जाता है। साथ दक्षा भी होती है। अव्यन की गाड़ी महल से निकल जाती है। उसके साथ 10 और गाड़ियां पीछे चल रही थीं। दक्षा गंभीर होकर खिड़की से देख रही थी। उसके चेहरे पे कुछ परेशानी साफ दिख रही थी। अव्यन अपने लैपटॉप में कुछ कम रहा था। दक्षा अव्यन को देख बोली, सर, वीर भाई के साथ अचानक ऐसा कैसे हो गया? किसने किया होगा? राणा जो पैसेंजर सीट पे बैठा था वो बोला, कर्मों की सजा दी होगी किसी ने। दक्षा शौक होकर उसे देख अव्यन से बोली, सर अपने किया ना उनके साथ ये? अव्यन लैपटॉप बंद करते हुए बोला, हाँ। दक्षा कुछ पल्लों के लिए शौक रह गई। वो बोल नहीं पाई, उसका चेहरा लाल पड़ गया था। वो हकलाते हुए बोली, सर वो भाई है, आपने क्यों किया ऐसा? अव्यन दक्षा की तरफ सर घुमा उसके गाल पे हाथ रखता है, जिस पे वीर ने उसे थप्पड़ मारा था। अव्यन उसके गाल को स्वाहलाते हुए बोला, अभी तक सुझा हुआ है चेहरा जोर से मारा था, इसीलिए मैंने उसका हाथ ही किसी काम का नहीं रखा। मेरे जिंदगी का हिस्सा हो, तुम ऐसे कैसे छोड़ देता तुम पे हाथ उठाने वाले को? दक्षा अव्यन के गले लग रोने लगती है। अव्यन उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ, तुम्हें कोई आंख भी उठा के देखेगा तो जान से जाएगा। ये बस ट्रेलर था। दक्षा कुछ पल शांत रहने के बाद बोली, हम वापस घर चलते हैं, मुझे नहीं जाना बहन जी बनकर कहीं भी। अव्यन मुस्कुरा के बोला, चलो पहले मल चलते हैं, फिर घूमने निकलेंगे। अव्यन दक्षा को साथ लेकर मल के अंदर चला जाता है। दक्षा अव्यन का हाथ पकड़े छोटे बच्चे की तरह घूम रही थी। दक्षा खुद को सबको घूरता देख बोली, सर सब मुझे कैसे घूर रहे हैं? अब मुझे बहन जी बना के ले आए। अव्यन दक्षा को लेकर लेडीज काउंटर पे जाता है। उसे कुछ पकड़े देते हुए बोला, चलो ट्राई करते हैं। दक्षा उन कपड़ों को देखती है जो काफी महंगे थे। वो हैरानी से अव्यन से बोली, सर ये कपड़े बेहद महंगे हैं, मुझे नहीं चाहिए। माल का मैनेजर जो पास ही खड़ा था वो हैरानी से दोनों को देखता है। अव्यन सबको देख दक्षा से बोला, तुम्हें रेंज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ले लो। दक्षा झट से बोली, सर मैं ऐसी बीवी नहीं हूं जो अपने पति का बहुत सारा पैसा खर्चा करे। मुझे पता है आप एक ऑफिस के एम्प्लॉय हो, इतनी तो आपकी सैलरी भी नहीं होगी जितना महंगी ये ड्रेस है। अव्यन घूर के दक्षा को देखता है तो वो मैनेजर कहता है, मैम आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, ये मल सर की खुद की है। दक्षा उसकी बात सुन पलके नहीं झपका सकी। वो अव्यन को घूर रही थी। वो हकलाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई होगी, ये तो मामूली टीचर थे। प्रोफेसर था मैं दक्षा, और कोई गलत फहमी नहीं है। ऐसे 10 मल है मेरे पास, तुम चाहो तो वहां से ड्रेस ले लेना। अव्यन पूरे घमंड के साथ बोला। दक्षा अव्यन के पास आकर बोली, सर आपकी उम्र हो गई है, इसीलिए ये सब बोल रहे हो ना? अव्यन उसका हाथ पकड़ चेंजिंग रूम की तरफ जाते हुए बोला, शट अप दक्षा, वरना यही सबके सामने तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। दक्षा और अव्यन इस वक्त गाड़ी में थे। गाड़ी रेगिस्तान के बीच पक्के रोड पे चल रही थी। दक्षा मुस्कुराते हुए बाहर देख रही थी। वो पहले कभी राजस्थान नहीं आई हुई थी। दक्षा झट से बोली, सर मैं ऐसी बीवी नहीं हूं जो अपने पति का बेहद सारा पैसा खर्चा करे। मुझे पता है आप एक ऑफिस के एम्प्लॉय हो, इतनी तो आपकी सैलरी भी नहीं होगी जितना महंगा ये ड्रेस है। अव्यन घूर के दक्षा को देखता है तो वो मैनेजर कहता है, मैम आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, ये मल सर की खुद की है। दक्षा उसकी बात सुन पलके नहीं झपका सकी। वो अव्यन को घूर रही थी। वो हकलाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई होगी, ये तो मामूली टीचर थे। प्रोफेसर था मैं दक्षा, और कोई गलत फहमी नहीं है। ऐसे 10 मल है मेरे पास, तुम चाहो तो वहां से ड्रेस ले लेना। अव्यन पूरे घमंड के साथ बोला। दक्षा अव्यन के पास आकर बोली, सर आपकी उम्र हो गई है, इसीलिए ये सब बोल रहे हो ना? अव्यन उसका हाथ पकड़ चेंजिंग रूम की तरफ जाते हुए बोला, शट अप दक्षा, यही दिन नहीं बिताना है हमें। दक्षा और अव्यन इस वक्त गाड़ी में थे। गाड़ी रेगिस्तान के बीच पक्के रोड पे चल रही थी। दक्षा मुस्कुराते हुए बाहर देख रही थी।
वो पहले कभी राजस्थान नहीं आई हुई थी। अव्यन उसके बगल में बैठा सिर्फ उसे ही देख रहा था। वो अपना हाथ धीरे से दक्षा के पतली कमर पे रखता है। दक्षा उसके हाथ को देख झटकते हुए बोली, मुझे देखने दीजिए सर, मैंने पहले कभी ये सब नहीं देखा। अव्यन उसके बिल्कुल पास जाता है, उसके कंधे पे सर रखते हुए बोला, मैंने भी तुमसे पहले इतनी खूबसूरती किसी में नहीं देखी। दक्षा सर मोड़ के अव्यन को देख बोली, इस उम्र में मेरी जैसी खूबसूरती नहीं, अपने उम्र के हिसाब से खूबसूरती देखो। अव्यन ने आंखें छोटी कर उसे देखा। हर बात पे वो अव्यन को बुद्धा कह देती थी। राणा सामने बैठा दोनों की पोजीशन का अंदाज करते हुए कार का पार्टीशन लगा देता है। जैसलमेर फोर्ट। कुछ ही देर में गाड़ी एक शांत जगह पे रुकती है। दोनों गाड़ी से नीचे आते हैं तो गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। दक्षा अव्यन को देख बोली, क्या हम इन जानवरों के बिना अकेले नहीं घूम सकते सर? अव्यन उसे आंखें दिखाते हुए बोला, बिहेव दक्षा, ये हमारे रक्षक हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, इनकी इज्जत करनी चाहिए। अव्यन उसके कमर पे हाथ रख आगे बढ़ते हुए बोला, ये जैसलमेर फोर्ट है, इससे स्टार्ट करते हैं, चलो। दक्षा अंदर जाते ही अव्यन का हाथ छोड़ हर जगह को देखने लगती है, फोटो खींचने लगती है। अव्यन एक साइड पे खड़ा उसे देख रहा था और राणा दूरी बनाए दक्षा को फॉलो कर रहा था। कुछ देर पूरे फोर्ट को मन भर के देखने के बाद दक्षा अव्यन के पास आकर बोली, सर आओ, मुझे आपके साथ फोटो क्लिक करनी है, सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगी। अव्यन मना करना चाहता था, लेकिन दक्षा उसके गले में बाजू डाल कुछ सेल्फी लेकर फोन राणा को देती है और फोटो लेने के लिए। अव्यन अभी से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, अभी तो पूरा दिन बाकी था। राणा उसको देख मन में बोला, अब सही होगा, हुकुम हमें बेहद परेशान किया, अपने छुट्टी तक नसीब नहीं होती थी, अब रानीसा आपको मजे देगी। 2 घंटे बाद अव्यन दक्षा को खींचते हुए अपने साथ लेकर जाता है। दक्षा उससे छुटने की कोशिश करते हुए बोली, सर मुझे और रुकना है यहां थोड़ी देर प्लीज ना। अव्यन उसे गाड़ी में बिठाते हुए बोला, नहीं दक्षा, हमें और भी जगह जाना है, यही शाम करोगी? गाड़ी चलने लगी थी। दक्षा मुंह बना के बैठी थी। गाड़ी फिर एक बार शहरों को छोड़ते हुए रेगिस्तान में आ चुके थे। दक्षा अव्यन को एक नजर देख मन में बोली, खड़ूस, मुझे आना ही नहीं चाहिए था इसके साथ, अनंत से कह देती, वो घुमा देता। नाराज हूं, फिर भी नहीं मना रहा, कितना अकड़ू है। 1 घंटे बाद दक्षा पेशेंट्स खत्म करते हुए बोली, सर गाड़ी में ही बाकी का दिन घूमेंगे क्या? कब से बैठे हैं, रोको, कहीं मुझे भूख लगी है। अव्यन उसे घूर के देखने के बाद बोला, दैसठ जा रहे हैं, वक्त तो लगेगा थोड़ा, 5 मिनट में पहुंच गए हम। दक्षा उसके कंधे पे सर रख बोली, सर आप पहले भी ये सब घूम चुके हो, फिर तो आप मेरे साथ बोर हो रहे होंगे। अव्यन मुस्कुरा के सर को झुका के उसे देख जैसे कुछ कहने को होता है। दक्षा फिर बोल उठी, आप मुझे अनंत के साथ भेज देते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अव्यन उसे कमर से पाकर अपने पास कर उसके चेहरे के पास होते हुए कोल्ड आवाज में बोला, लेकिन मुझे प्रॉब्लम थी तुम्हें उसके साथ भेजने में। तुम मेरी बीवी हो, मुझे तुम्हारे साथ बोर नहीं होता, समझी? गाड़ी के रुकते ही दक्षा जल्दी से गाड़ी से बाहर भगती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। चारों तरफ बस रेगिस्तान थे, दूर दूर तक कोई घर पैर पौधे नहीं दिख रहे थे। कुछ दूर में ऊंट दिख रहे थे जिस पे टूरिस्ट सैर कर रहे थे। दक्षा खुश हुई, लेकिन अगले ही पल अव्यन के बाजू से लटकते हुए बोली, सर प्यास लगी है, भूख भी, पहले कुछ खिला दो मुझे। अव्यन ने इस बेवकूफ लड़की को अजीब नजरों से घूरा, फिर राणा को देखा। राणा जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगता है। अव्यन झल्ला के बोला, इस रेगिस्तान में आकर ही तुम्हें प्यास लग गई, यहां दूर दूर तक कुछ नहीं है, घूमो फिर खाना। दक्षा अपना पेट पकड़ बैठ जाती है और अपने सर पे हाथ रख बोली, हाय कितने जालिम हो आप सर, मुझे भूखा रखोगे? सर मेरा सिर घूम रहा है प्यास से, सर मुझे यहां कुछ हो गया तो क्या होगा आपका? अव्यन को दक्षा के ड्रामों की आदत थी। वो गुस्से से बोला, कुछ नहीं होगा, दूसरी शादी कर लूंगा। मैं दक्षा ने आंखें फाड़े उसे देखा, जो उसे ही देख रहा था। उसको अव्यन की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे थोड़ा दर्द महसूस हुआ, उसका चेहरा उतर गया। राणा जल्दी से गाड़ी से ड्रिंक और स्नैक्स लेकर उसे देते हुए बोला, रानीसा फिलहाल इससे आपका काम हो जाएगा। दक्षा मुंह फेरते हुए बोली, सर जिससे शादी करने का सोच रही हैं उसे खिला दो। राणा हंस पड़ा। दक्षा ने उसे हैरानी से देखा। अव्यन भी ना चाहते हुए मुस्कुरा रहा था।
दक्षा उठ के आगे जाते हुए बोली, मुझे नहीं करनी, आप लोगों से बात जाओ। दक्षा खुश हुई, लेकिन अगले ही पल अव्यन के बाजू से लटकते हुए बोली, सर प्यास लगी है, भूख भी, पहले कुछ खिला दो मुझे। अव्यन ने इस बेवकूफ लड़की को अजीब नजरों से घूरा, फिर राणा को देखा। राणा जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगता है। अव्यन झल्ला के बोला, इस रेगिस्तान में आकर ही तुम्हें प्यास लग गई? यहां दूर दूर तक कुछ नहीं है, घूमो फिर खाना। दक्षा अपना पेट पकड़ बैठ जाती है और अपने सर पे हाथ रख बोली, हाय कितने जालिम हो आप सर, मुझे भूखा रखोगे? सर मेरा सिर घूम रहा है प्यास से, सर मुझे यहां कुछ हो गया तो क्या होगा आपका? अव्यन को दक्षा के ड्रामों की आदत थी। वो गुस्से से बोला, कुछ नहीं होगा, दूसरी शादी कर लूंगा मैं। दक्षा ने आंखें फाड़े उसे देखा जो उसे ही देख रहा था। उसको अव्यन की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे थोड़ा दर्द महसूस हुआ, उसका चेहरा उतर गया। राणा जल्दी से गाड़ी से ड्रिंक और स्नैक्स लेकर उसे देते हुए बोला, रानीसा फिलहाल इससे आपका काम हो जाएगा। दक्षा मुंह फेरते बोली, सर जिससे शादी करने का सोच रही हैं उसे खिला दो। राणा हंस पड़ा। दक्षा ने उसे हैरानी से देखा। अव्यन भी ना चाहते हुए मुस्कुरा रहा था। दक्षा उठ के आगे जाते हुए बोली, मुझे नहीं करनी, आप लोगों से बात जाओ। अव्यन उसके पीछे भागने लगा। अव्यन उसे पकड़ पीछे से हग कर बोला, इस खाली रेगिस्तान में अगर गुम हुई मैं नहीं आऊंगा ढूंढने। दक्षा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आओगे तब भी नहीं जाऊंगी, छोड़ो अब मुझे, जाओ मेरी सौतन के पास। अव्यन उसके चेहरे को पकड़ उसके होठों पे किसकर बोला, यहां मेरे पालतू शेर भी रहते हैं, अकेले तुम्हें देख पता नहीं क्या करेगा। दक्षा रोनी सकल बना बोली, हां आप तो चाहते हो मैं मर जाऊं, आप दूसरी शादी करो। अव्यन हंसते हुए बोला, मजाक था वो दक्षा, अब चलो तुम्हें खाना भी तो है। दूर खड़ा राणा दोनों को देख मुस्कुरा रहा था और अपने फोन में दिनों की वीडियो क्लिक कर रहा था। राणा खुद से बोला, सालों बाद हुकुमसा के चेहरे पे हंसी देखी है, कृपा करके दोनों ऐसे ही खुश रहे। दक्षा सारा स्नैक्स और जूस खत्म करती है। अव्यन उसे खता देख खुद से बोला, अजीब बीवी मिली है मुझे, पूछा तक नहीं मुझे एक बार। दक्षा खाना खत्म कर बोली, चलो सर जल्दी से घूम लेते हैं, फिर खिलाना, मुझे भूख नहीं मिटी अब तक। अव्यन के इशारा करते ही एक ऊंट उनके पास आता है। दक्षा हैरानी से देखती है। अव्यन उसे ऊंट पे बैठने का इशारा करता है। दक्षा नामे सर हिलाते हुए बोली, सर मुझे डर लगेगा नहीं? अव्यन उसे आगे करते हुए बोला, कुछ नहीं होगा दक्षा, इस डेजर्ट का सबसे फेमस ऊंट की सवारी है। दक्षा फिर भी नहीं चढ़ती है तो अव्यन उसके साथ चढ़ने के लिए रेडी होता है। दक्षा जल्दी से मान जाती है और ऊंट पे बैठ जाती है। दक्षा आगे थी और अव्यन उसके पीछे। अव्यन में पीछे से उसे पकड़ रखा था। दक्षा ने भी अपनी हाथ की गिरफ्त उसके हाथ पे बना रखी थी। दक्षा दूर तक देखते हुए बोली, सर ये सब कितना खूबसूरत है, मेरा बस चले तो यही घर बसा लूं। अव्यन उसके कंधे पे अपनी चीन रखे बोला, ठीक है फिर आज बाहर ही रुक जाते हैं, तुम कहो तो यहां महल बना दूं तुम्हारे लिए। दक्षा अव्यन की बात को मजाक में लेते हुए बोली, सर आपसे नहीं होगा, बेहद पैसा चाहिए, आप मामूली टीचर। अव्यन को गुस्सा आया। वो गुर्रा के बोला, चलो फिर तुम्हें दिखा ही देता हूं मैं क्या कर सकता हूं। दक्षा सर घुमा के उसे देख उसके गाल पे किस कर बोली, गुस्सा नहीं करते सर, बीपी बढ़ जाएगा इस उम्र में, मुझे एंजॉय करने दीजिए। अव्यन आगे कुछ नहीं कहता, लेकिन दक्षा उससे कुछ ना कुछ कहती रही। वो बस सुनता रहा। गडिसर लेक शाम होने को थी। सूरज ढलने के कगार पे था जब दक्षा अव्यन के कंधे पे सर रख गडिसर लेक के बीच बने कुछ टेम्पल में से एक में बैठी साफ पानी में सूरज की ढलती परछाई को देख रही थी। उसका हाथ अव्यन के एक हाथ में था, अव्यन का दूसरा हाथ उसके कमर पे लिपटा था। दक्षा खुश थी, लेकिन अव्यन पानी में उसके मुस्कुराते चेहरे को देख अजीब सुकून में था। दक्षा सूरज को ढलता देख बोली, सर कितनी जल्दी से दिन निकल गया, इस सूरज के साथ मेरी खुशी भी ढल जाएगी। अव्यन हैरानी से उसे देख बोला, तुम्हारी खुशी मेरे साथ है, हर दिन हर पल बढ़ेगी ऐसा क्यों सोचती हो? दक्षा थामे पानी में पैर हिलाते हुए बोली, सिर ये लेक कितना खूबसूरत है, काश मेरे पास भी ऐसा होता, मुझे रोज आना है यहाँ। सिर कितना सुकून है, आप भी कितने अच्छे लग रहे हो ऐसे शांत बैठे।
अव्यन उसके कमर को दोनों बाजू से पकड़ अपने थोड़े करीब करते हुए बोला, रोज नहीं, लेकिन हम महीने में एक बार यहां आ जाएंगे। दक्षा खुश होकर उसे देखते हुए बोली, सर फिर आप मेरे लिए ऐसा लेक के बीच घर बना दो ना, या फिर घर के बीच ऐसा लेक। अव्यन हैरान रह गया। दक्षा क्या बोल रही थी? क्या यह पॉसिबल था? वो उसे टोकते हुए बोला, बच्चों जैसी बातें करती हो, यह कैसे मुमकिन है? दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, अरे सर, कुछ देर पहले तो महल बनाने की बात कर रहे थे आप, उसी महल में ऐसा लेक बना देना बस। अव्यन ने अपना सर झटक वहां से खड़ा होते हुए बोला, शाम हो चुकी है, चलो घर चलते हैं। दक्षा कुछ पल उसे देखी, फिर वहां के नजरे को देख बोली, आप जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। अव्यन ने आंखें छोटी करके उसे देखा, फिर एक ही झटके में उसे अपने बाहों में उठा ले जाने लगा। दक्षा उसे मना करते हुए बोली, सर छोड़ो, मुझे क्या कर रहे हो, मैं खुद जाऊंगी, उतारो सर। अव्यन उसकी एक सुने बिना उसे गाड़ी में ले जाकर बिठा देता है। दूसरी तरफ प्रतापगढ़। सत्यम अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था जब कावेरी उसके कमरे में कुछ मेड के साथ आती है। सत्यम उसे बिना देखे बोला, राजकुमारी बहुत जरूरी मेल चेक कर रहे हैं, हम प्लीज अभी कुछ नहीं। कावेरी के इशारे पे वो मेड उन सामानों को बेड पे रख निकल जाती है। कावेरी अपना फोन सत्यम के सामने रख उन सामान को उसे दिखाते बोली, आपका ज्यादा वक्त लेने नहीं आए हैं सत्यम, बस ये देने आए थे, देख लीजिए। हुए सत्यम हाँ में सर हिला देता है तो कावेरी उसके कंधे पे हाथ रख बोली, देख लीजिए सत्यम, ये सब कल आपको पहनना है था। सत्यम ने एक नजर सामान को देख हाँ कह दिया। कावेरी मुस्कुरा के बोली, ये सब हम रख देते हैं, साइड में आप देख लेना। कावेरी कमरे से निकल जाती है, तभी फोन में मैसेज की रिंग बजती है। सत्यम अपना फोन देखता है, उस पे कोई टेक्स्ट नहीं आया था। उसकी नजर कावेरी के फोन में गई जिसके व्हाट्सएप ग्रुप में कोई वीडियो आया। सत्यम ने दरवाजे की तरफ देखा, कावेरी जा चुकी थी। सत्यम ना चाहते हुए भी फोन को अनलॉक कर वीडियो देखने लगा। सत्यम के चेहरे के भाव बदल गए, उसके चेहरे पे हैरानी थी। ये दक्षा और अव्यन की वीडियो थी जब अव्यन उसे उस फोर्ट से खींचते हुए ले जा रहा था और दक्षा उससे छुटने की कोशिश कर रही थी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में जान सकें।